हेलो दोस्तों, ईआरटी के क्लासेस 0.23 में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम कवर किए थे कि संख्या क्या है, संख्या कितने प्रकार के होते हैं, वास्तविक संख्या क्या है, अवास्तविक संख्या क्या है और वास्तविक संख्या कितने प्रकार के हैं। और कवर किए थे कि प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है और पूर्णांक संख्या कितने प्रकार के होते हैं। इन सभी को कवर कर लिए हैं। जो स्टूडेंट इन सभी वीडियो को नहीं देखे हैं, सबसे पहले आप पिछले वीडियो को देख ले ताकि आप सभी को एक एक संख्या के बारे में जानकारी मिल सके। तो इस पिछले लेक्चर की वीडियो का जो है लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आज का टॉपिक है अगला संख्या। तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो आज सबसे पहले जानेंगे सम संख्या क्या है। क्या है सम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। सम संख्या किसे कहते हैं? तो सम संख्या तो आप सभी लोग जानते हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं, लेकिन जो भी हल्का फुल्का डाउट है तो आज इस परिभाषा के माध्यम से क्लियर करेंगे। तो सम संख्या किसे कहते हैं? वैसे संख्या जो दो से पूर्णतः विभक्त हो उसे सम संख्या कहते हैं। तो पहले देखिए, विभक्त मतलब विभाजित हो। तो विभाजित का मतलब क्या होता है? देखिए, कोई भी संख्या पूर्णतः विभाजित है। तो कैसे बोलेंगे कि कोई भी संख्या पूर्णतः विभाजित है? तो अगर आप भाग दे रहे हैं, अगर आपका भागफल पूर्णांक संख्या निकल रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या पूर्णतः विभाजित है। अगर आपका पूर्णांक संख्या नहीं निकल रहा है भागफल, तो क्या है? वो पूर्णतः विभाजित नहीं है। और शेषफल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो देखिए, तो यहाँ पे परिभाषा लिखते हैं, वैसी वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभक्त हो उसे सम संख्या कहते हैं। तो देखिए, मतलब क्या लिखें कि वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभक्त हो उसे सम संख्या कहते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में क्या हम सभी लोग पढ़ते हैं? सिर्फ पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब दो पढ़ लेते हैं, 4, 6, 8 डॉट 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 इसी तरह का सभी संख्या का एग्जाम्पल जानते हैं कि ये सम संख्या। लेकिन देखिए, ऋणात्मक भी सम संख्या है, क्योंकि अभी परिभाषा देखिए, परिभाषा में तो ये नहीं बोला कि वैसी धन संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित है उसे सम संख्या कहते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा गया है। तो देखिए, तो ये जैसे देखिए, ये -2 है। -2 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो देखिए, लग रहा है तो 2 से भाग दीजिए तो ये कितना बन में? देखिए, -1। -1 में कितना आया? -2 आया। तो देखिए, आप सभी लोग जानते हैं, देखिए आप सभी लोग को ये नहीं बताया जाता है कि भाग देने के बाद यहाँ पे घटाते क्यों? घटाते नहीं है। देखिए, ये होता क्या है कि प्लस वाला साइन माइनस में बदल जाता है और माइनस वाला साइन प्लस में बदल जाता है। तो वही काम यहाँ करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो दो से भाग दे रहे हैं, किसमें? -2 में लगा रहे हैं। तो -2 में लगाएंगे कितना? -1 बार में लगा। कितना बार में? -1 बार में लगा। तो ये देखिए, ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, माइनस प्लस कट के क्या हो गया? 0 हो गया। तो अभी आप सभी को बताए थे कि वैसी संख्या को हम पूर्णतः विभाजित मानेंगे जब उसका भागफल क्या हो? भागफल एक पूर्णांक संख्या हो। तो पिछले लेक्चर में हम आप सभी को बताए हैं कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? ऋणात्मक अनंत से लेकर धनात्मक अनंत तक की संख्या को ही पूर्णांक संख्या कहते हैं।
तो देखिए यहाँ पे ये पूर्णांक संख्या है भागफल और शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब है कि ये -2 भी एक क्या है, सम संख्या है। लेकिन -2 कौन सा सम संख्या है, ऋणात्मक सम संख्या है। तो इस तरह एग्जाम्पल ये सिर्फ प्लस वाला नहीं माइनस वाला भी होगा। क्या होगा, एग्जाम्पल माइनस वाला भी होगा। अब आप सभी लोग बोलेंगे जीरो कैसे हुआ। देखिए जीरो में भी 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। देखो जीरो 2 से, तो देखिए कितना बार में, जीरो बार में क्या है, जीरो 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 क्या हो गया, जीरो। जीरो में जीरो को घटाएंगे तो क्या होगा, जीरो ही होगा। मतलब है कि आपके पास 0 रुपया है, हम कुछ नहीं दिए तो आपके पास 0 रुपया ही रहा। तो यही तो हमारा लक्ष्य है कि शेषफल को 0 लाना है और भागफल को क्या लाना है, एक पूर्णांक संख्या लाना है। तब कोई भी संख्या को हम कह सकते हैं कि ये पूर्णतः विभाजित है। तो देखिए 0 पूर्णांक संख्या है, 0 एक पूर्णांक संख्या है और 2 से पूर्णतः विभाजित है, इसीलिए क्या है, 0 भी एक सम संख्या है। तो हम सभी लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, सभी क्या हो, सम संख्या। लेकिन एक कंडीशन है कि 2 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो आप सभी लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं यहाँ पे। 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, इसी तरह अनंत तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, अनंत तक, अनंत। और इधर -2 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, इधर भी कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो इन सभी एग्जाम्पल को और ये परिभाषा को नोट करिए। इसके बाद अगला संख्या के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब इसे मिटाते हैं। अब देखिए अगला सम तो पढ़ लिए, इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, विषम संख्या। तो उसको भी कवर कर लेते हैं। विषम संख्या, विषम संख्या। तो देखिए सम संख्या का जो परिभाषा है उसका जस्ट उल्टा क्या है, विषम संख्या। अगर आप सभी लोग सम संख्या के बारे में जानते हैं तो उसका जस्ट उल्टा बोलिए, वो विषम संख्या का परिभाषा हो जाएगा। तो देखिए विषम संख्या का परिभाषा क्या होगा, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। तो चलिए लिखिए इसका परिभाषा, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल इसका देखिए जैसे में ये देखिए 0 तो नहीं होगा क्योंकि 0 से 2 से पूर्णतः विभाजित है। इसका मतलब यहाँ पे 1 होगा, 2 तो नहीं होगा, 3 5 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, इधर कहाँ तक जाएगा, अनंत। और इधर -1 3 -5 डॉट 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 अनंत। इसका मतलब है कि विषम संख्या भी ऋणात्मक होता है और विषम संख्या भी मतलब विषम संख्या धनात्मक और ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन है वो 2 से अगर पूर्णतः विभाजित नहीं है तब उसे क्या बोलेंगे, विषम संख्या। इसका मतलब है कि हमारा जो पूर्णांक संख्या वो धनात्मक मतलब सम संख्या और विषम संख्या दोनों से मिलकर बना है। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से भी हो सकता है, अगर एग्जाम में पूछे तो आप सभी मतलब पूरा क्लियर रखिए जितने भी कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कोई भी एग्जाम में पूछे या कोई भी क्वेश्चन करे तो आपका मतलब कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रहना चाहिए। अगर आपसे पूछ दे कि सम संख्या और विषम संख्या दोनों को मिला दे तो एक पूर्णांक संख्या का निर्माण वास्तव में होता है। देखिए आप यहाँ पे सारा विषम संख्या ले लिए, लेकिन पॉइंट में बताएं कि पॉइंट में विषम संख्या होता है नहीं।
क्योंकि पॉइंट में नहीं होना चाहिए। अभी तुरंत आप सभी को बताएं, ये देखिए 2 से विभाजित है, लेकिन 2 से विभाजित होगा, लेकिन भागफल क्या होना चाहिए, भागफल एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भागफल क्या है, पूर्णांक संख्या, सॉरी हाँ भागफल क्या है, जैसे देखिए 2 से इसे कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, ये 0.1, शेषफल तो 0 आ गया, लेकिन एक तो कंडीशन मतलब एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन दूसरा कंडीशन है, मतलब इसका भागफल क्या होना चाहिए, भागफल एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, लेकिन पॉइंट में तो बताएं कि पॉइंट में पूर्णांक संख्या नहीं होता। अगर आप सभी को पूर्णांक संख्या के बारे में पता नहीं है तो आप मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हैं, आपका उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। तो आप सभी लोग विषम संख्या के बारे में भी समझ गए होंगे कि विषम संख्या आखिर क्या होता है, उसका परिभाषा क्या होता है, तो इसे नोट करिए। अब एक संख्या होता है भाज्य संख्या, अब उसके बारे में जानते हैं कि भाज्य संख्या क्या है। भाज्य संख्या देखिए इसे किस तरह परिभाषित करते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसके पास 2 से अधिक अपवर्तक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अपवर्तक क्या होता है। अपवर्तक वो संख्या होते हैं जो बड़ी संख्या को क्या करे, पूर्णतः विभाजित करते। पूर्णतः विभाजित का मतलब तो आप सभी लोग जानते हैं कि मतलब पूर्णतः विभाजित तभी मानेंगे जब उसका भागफल क्या हो, एक पूर्णांक संख्या हो, भागफल एक पूर्णांक संख्या हो और शेषफल क्या हो जाए 0, तो उसे क्या मानते हैं हम लोग कि ये पूर्णतः विभाजित है। तो देखिए उसी तरह का यहाँ पे परिभाषा लिखेंगे, वैसी संख्या जो वैसी संख्या जिसके पास 2 से अधिक अपवर्तक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब परिभाषा क्या है, वैसी संख्या जिसके पास 2 से अधिक अपवर्तक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अपवर्तक का भी आप सभी को मतलब समझ में आ गया। अपवर्तक मतलब होता है कि वैसी संख्या जो बड़ी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे उसे अपवर्तक कहते हैं। तो इसका मतलब है कि मतलब पूर्णतः विभाजित करते हो, इसके पास अपवर्तक क्या होना चाहिए, 2 से अधिक होना चाहिए, 2 नहीं 2 से अधिक होना चाहिए। तो देखिए एग्जाम्पल, हाँ हमेशा याद रखिएगा इसमें भाज्य संख्या में सिर्फ हम धनात्मक का बात करेंगे। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या ये दोनों में सिर्फ धनात्मक का बात होगा, यहाँ पे ऋणात्मक संख्या के बारे में कोई भी बात नहीं होगा। तो चलिए तो देखिए यहाँ पे 2 लेते हैं, तो 2 के पास कितने अपवर्तक है, मतलब जो है ना 2 को कौन कौन सी संख्या विभाजित कर सकती है। विभाजित का मतलब आप सभी को समझ में आ गया कि विभाजित का मतलब जो कि पूर्णतः विभाजित कर दे और भागफल पूर्णांक संख्या मिल जाए और शेषफल क्या मिल जाए, शेषफल 0 मिल जाए। देखिए 2 1 से विभाजित है और ये खुद से विभाजित है और किसी से विभाजित है नहीं, तो इसका मतलब है कि 2 का जो अपवर्तक है 2 के अपवर्तकों की संख्या कितना है 2 हुआ। लेकिन अभी यहाँ परिभाषा में क्या लिखे हैं, वैसी संख्या जिसके पास 2 से अधिक अपवर्तक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो इसका मतलब है कि ये नहीं है, 2 से अधिक होना चाहिए, तो इसको हटाइए। एक तो नहीं होगा क्योंकि एक तो खुद एक है, तो वो 1 से ही सिर्फ विभाजित, उसके पास तो 1 है, वो तो और नहीं होगा। तो अब लेते हैं 3 होगा, नहीं 3 भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए 3 1 से विभाजित है और खुद से विभाजित है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। क्या होगा, ये भी नहीं होगा। तो अब लेते हैं एग्जांपल में 4। अब देखिए 4, हाँ 4 तो होगा क्योंकि इसमें देखिए 1 से विभाजित है
और 2 से विभाजित है और खुद से विभाजित है। मतलब अपवर्तकों की संख्या कितना है, अपवर्तकों की संख्या, अपवर्तकों की संख्या कितना है, 3 है। अपवर्तकों की संख्या 3 है। इसका मतलब है कि ये भाज्य संख्या है। क्या है, ये भाज्य संख्या है। तो आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि हम मतलब हम कहना क्या चाहते हैं। आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि मतलब वैसे संख्या को भाज्य संख्या बोलेंगे जिसके अपवर्तकों की संख्या कितना हो, 2 से अधिक हो, तो 4 तो आ गया। अब देखिए इसी तरह 4 होगा। अब इसके बाद क्या होगा, 6 होगा। 6, 6 के बाद क्या ले सकते हैं, देखिए 8 होगा। 8 के बाद 9 होगा। 9, क्योंकि देखिए इसमें देखिए किसी को ये भी डाउट आ सकता है कि सर जितने भी आपका सम संख्या है सभी भाज्य संख्या है। नहीं, सभी सम संख्या भाज्य संख्या नहीं है, ना ही सभी विषम संख्या भाज्य संख्या है। यहाँ देखिए 9, 9 क्या एक विषम संख्या है, तो 9 भाज्य संख्या है। क्योंकि देखिए ये इसका अपवर्तक 1 हुआ, 3 हुआ और खुद 9 है, तो इसके पास भी अपवर्तकों की संख्या कितना है, 3 है। तो इसीलिए क्योंकि ये देखिए 2 से अधिक है, क्या है, 2 से अधिक है, इसीलिए क्या होगा, ये भी एक भाज्य संख्या होगा, भाज्य संख्या। अब यहाँ पे 10 लिखेंगे, 11 तो होगा नहीं क्योंकि 11 1 से है और खुद से है। 12 होगा, 13 भी नहीं होगा, 14 होगा। तो आप सभी लोग समझ गए हैं आगे क्या क्या हो सकता है। तो आप सभी लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम अगले संख्या के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए इसे मिटाते हैं। अब पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। किसके बारे में पढ़ेंगे, अब अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। अभाज्य संख्या, देखिए जिस तरह सम संख्या का उल्टा विषम संख्या होता है, उसी तरह, एक मिनट, भाज्य, एक और पॉइंट लिख लीजिए पहले भाज्य संख्या में। भाज्य संख्या को क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, हो सकता है कि भाज्य संख्या ना देके उसका एक दूसरा नाम होता है, आपसे वे नाम से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहा जाता है और इसे इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो आप सभी को ये नाम याद रखना है, ये नाम, क्योंकि आप सभी लोग सिर्फ भाज्य संख्या के बारे में याद रखते हैं और वहाँ पे भाज्य संख्या का नाम बदल देता है, उसमें क्या कर देता है, यौगिक संख्या। तो आप सभी को लगता है कि यार ये संख्या तो पढ़े ही नहीं है। तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन गलत हो, यहाँ पे कुछ और नहीं। क्वेश्चन देखिए एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं रहता है। आपको यही सोचना है कि क्वेश्चन गलत नहीं है, हमेशा दिमाग में ये रखना है, समझ गए। क्योंकि वे कभी काल जो है ना, एक आध क्वेश्चन गलत हुए मिस्टेक से प्रिंट हो जाते हैं, बट क्वेश्चन गलत नहीं रहता है। तो आप सभी को दिमाग में क्या रखना है, क्वेश्चन जो भी है सब सही है। आप सभी, क्योंकि आप 10th क्लास में कभी भी बोर्ड एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन गलत होता नहीं है, लेकिन मिस्टेक से प्रिंट हो गया तो उसका देखिए कोई अच्छी नहीं है, तो उस सभी का माइनेज हो जाता है। आगे जो है ना, जब बोर्ड को पता चलता है तो उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन, देखिए जो क्वेश्चन गलती है, देखिए जो क्वेश्चन गलत होता है बोर्ड एग्जाम में, तो उसका क्या होता है कि आप उसे बनाए हैं तो भी नंबर मिलेगा, नहीं बनाए तो भी नंबर मिलेगा। उसमें क्या करता है नंबर, जैसे आपके पास 50 ऑब्जेक्टिव है, 50, तो उसमें क्या करता है, या तो सभी का नंबर घटा देगा या तो सभी का नंबर बढ़ा देगा, यही करता है और कुछ नहीं करता है। तो उसमें देखिए फ़ायदा मिलेगा तो सभी को मिलेगा फ़ायदा, और घाटा होगा तो सभी को घाटा। तो इसके बारे में आप सभी को टेंशन नहीं लेना, लेकिन आप सभी को सारा नाम याद रखना है कि संख्या का दूसरा जो नाम है, जैसे देखिए यौगिक, इसी नाम से पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव। तो इसे याद रखना कि भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहा जाता है, तो इसे नोट कर लीजिए।
तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। भाज्य संख्या का उल्टा होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या वैसी संख्या होते हैं जिसके पास, मतलब इस तरह समझिए इसको, अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो खुद से और एक से विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और इसके अलावा कोई भी नंबर उसे विभाजित ना करे। अगर कोई दूसरा नंबर उसे विभाजित कर दिया तो क्या हो जाएगा, दो से अधिक उसके पास अपवर्तक हो जाएगा, और दो से अधिक अपवर्तक होने के बाद उसे कौन सा संख्या कहते हैं? उसे बोला जाता है भाज्य संख्या। तो इसका परिभाषा आप सभी लोग लिखिए। वैसी संख्या जो खुद से या एक से खुद से और एक से विभाजित हो, उससे कौन सा संख्या बोलेंगे? उससे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जितना भी संख्या आप सभी को बता रहे हैं, सारा संख्या आप सभी को याद रखना है, क्योंकि आगे जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब एक्सरसाइज या प्रश्नावली, उन सभी में इन संख्याओं का ज़रूरत पड़ेगा। क्योंकि देखिए, आप सभी लोग अगर संख्या के बारे में पता रहता है आप सभी को, तभी आप सभी लोग √3 एक परिमेय संख्या वहाँ पे समझ में आएगा, या तो आप भाग एल्गोरिदम है उन सभी को समझ अच्छे तरह से आप समझ सकते हैं कब, जबकि आप सभी को संख्या के बारे में जानकारी होगा। इसीलिए जितना भी संख्या पढ़ा रहे हैं आप सभी लोग उसे याद रखना, और समझ कैसे याद रखना, समझ के याद रखना, जिस तरह समझा रहे हैं। विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे और यहाँ भी जो भी होगा, भाज्य और अभाज्य में हमेशा हम सभी लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे? सिर्फ धनात्मक संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए एक क्या है? एक देखिए खुद में एक है, और एक तो है ही, मतलब खुद भी एक है और एक से तो खुद है, इसके पास दो अपवर्तक नहीं है। उसके पास देखिए अभाज्य संख्या होने के लिए दो अपवर्तक होना, देखिए कम से कम दो, अधिक से अधिक दो, दोनों कंडीशन में दो ही होना चाहिए। अधिक से अधिक भी दो होना चाहिए, कम से कम भी दो होना चाहिए, दोनों कंडीशन में क्या हो? दो। इसीलिए एक नहीं होगा। लेकिन देखिए दो देखिए क्या ये एक से और खुद से विभाजित है, तो इसीलिए ये क्या किस कैटेगरी में आ जाएगा? अभाज्य संख्या के कैटेगरी में आ जाएगा। किस कैटेगरी में आ जाएगा? अभाज्य संख्या के कैटेगरी में आ जाएगा। अब देखिए 3 आएगा। 3 भी देखिए एक से और खुद से है, किसी से तो विभाजित है नहीं। देखिए 5 है, 5 भी एक से है और खुद से है। 7 है, ये भी एक से है और खुद से है। अब देखिए यहाँ पे कोई ऐसा भी स्टूडेंट होगा जो बोलेंगे कि सर जितने भी विषम संख्या सभी नहीं, देखो विषम संख्या यहाँ पे 9 आ गया ना। अब देखो यहाँ पे 9 है क्योंकि इसके पास 3 अपवर्तक है। 3 अपवर्तक कौन कौन सा है? 1 है, 3 है और खुद 9 है, इसीलिए ये नहीं होगा। उसके पास अधिक से अधिक भी 2 होना चाहिए अपवर्तक, और कम से कम भी 2, दोनों कंडीशन में 2 ही होना चाहिए। तो इसीलिए 9 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 होगा, मतलब 11 होगा। 11 के बाद 13 होगा, 13, 14 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि क्या मतलब, वैसा नंबर जिसका अपवर्तक 2 हो तो वे सभी कौन सा संख्या कहलाते हैं? वो सभी अभाज्य संख्या कहलाते हैं। तो देखिए अभाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है? अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या क्या बोलते हैं? संख्या कहते हैं।
देखिए इसे भी याद रखना रूल, क्योंकि इसी नाम से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको क्या करना, ये याद रखना है। तो अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है, एकमात्र सम आभाज्य संख्या, एकमात्र सम आभाज्य संख्या लिखिए 2, और सबसे छोटी आभाज्य संख्या भी 2 ही है। इसीलिए आप सभी को इस चीज पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी आभाज्य संख्या कौन है और एकमात्र सम आभाज्य संख्या कौन है। 2 तरह का लैंग्वेज बना के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप सभी लोग इसे नोट करिए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और अगली संख्या के साथ। तो आप सभी लोग इसे नोट करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।